तो आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। गुजरात में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी गहमा गहमी तेज हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। चुनाव आयोग ने जैसे ही तारीखों का ऐलान किया, सिंहासन के सेमीफाइनल की सरगर्मी तेज हो गई। गुजरात में 9 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 14 दिसंबर को होगा। दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 18 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। There are total 182 seats in the Assembly of Gujarat. The polling would be conducted in 2 phases. The phase 1 would consist of 89 assembly constituencies covering 19 districts out of the total 33 districts of the Gujarat state. As far as the second phase of assembly is concerned, it will consist of 93 assembly constituencies. And there will be 14 districts, and date of polling would be 14th December 17, which would be Thursday. Date of counting will be 18 December for both the phases. सूबे में निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। मतदान केंद्रों से लेकर चुनावी रैलियों और उम्मीदवारों के चुनावी खर्चों पर भी चुनाव आयोग ने नजर रखने का फैसला किया है। आपको बता दें कि गुजरात में 50,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं। 102 पोलिंग बूथ पर सिर्फ महिला कर्मी तैनात रहेंगी। सभी पोलिंग स्टेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। चुनाव में वीवीपैट तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सभी बड़ी चुनावी रैलियों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। टीवी, सिनेमा और रेडियो के विज्ञापन पर भी नजर रखी जाएगी। चुनावी खर्च के लिए उम्मीदवारों को अलग बैंक खाता खोलना होगा। सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव में खर्च सीमा 28 लाख रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य होने के कारण गुजरात के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। यहाँ 22 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा जोर लगा रही है। जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, कारनामे खेले जा रहे हैं भाजपा की ओर से, मैं मानता हूँ गुजरात की लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने चाल चलन, चरित्र और चेहरा भाजपा का खुला पड़ गया है। भाजपा कुछ भी कर ले, कितना भी दमन कर ले, कितना भी भ्रष्टता अपने खेमे में रखे, कुछ भी करे, कितना भी झूठ बोल ले, इस गांधी सदा की भूमि में मतदाताओं ने तय कर लिया है, सत्य का विजय होगा और भाजपा जैसी भ्रष्ट पार्टी का पराजय होगा। गुजरात में कांग्रेस जिस तरीके से ज्ञातिवाद, जातिवाद के आधार पर चुनाव में जा रही है, हम राष्ट्रवाद के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। ज्ञातिवाद, जातिवाद के ऊपर राष्ट्रवाद, और तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम हम करने के लिए निकले हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मुद्दा रहेगा। गुजरात में 4 करोड़ 30 लाख मतदाता हैं और कुल 182 सीटों पर उम्मीदवारों का मुकाबला है। इनमें से किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल होती हैं, ये 18 दिसंबर को वोटों की गिनती के साथ ही पता चल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की साख की लड़ाई है, तो वहीं कांग्रेस के लिए साख वापस पाने की, यानी कुल मिलाकर लोकसभा का ये सेमीफाइनल देखा जा रहा है। प्रो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गुजरात में घमासान तो चुनाव के ऐलान से पहले ही तेज हो गया था। हार्दिक पटेल और राहुल गांधी की कथित मुलाकात पर भी बीजेपी हमलावर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस के लिए पाटीदार और ओबीसी को एक मंच पर लाना आसान होगा, और साथ ही यह भी कि क्या इस गठजोड़ में बीजेपी अपनी हार देख रही है। अहमदाबाद के होटल की ये तस्वीरें आजकल बड़ा हंगामा मचा रही हैं। हार्दिक पटेल और राहुल गांधी की इस कथित सीक्रेट मीटिंग पर राजनीति का ज्वार भाटा उमड़ गुमड़ रहा है। न हार्दिक मानने को तैयार हैं और न कांग्रेस खुलकर कह रही है कि हाँ, तस्वीरें राहुल से हार्दिक की मुलाकात की है, लेकिन बीजेपी से सीक्रेट मीटिंग बता रही है। हार्दिक पटेल राहुल गांधी, हार्दिक पटेल राहुल गांधी, हार्दिक पटेल अशोक गहलोत, ये कोई एब्सकॉन्डर है, कोई अपराधी है क्या? है क्या वो? क्या इसको लेके बड़ा इश्यू बनाया हुआ है? तो ये मेरी समझ के परे हैं। और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में कोई किसी से मिल सकता है। जब हार्दिक पटेल मिलने जाता है वहाँ के सीएम से या
डिप्टी सीएम थे तब तो कोई बेहतर नहीं होता है कि राहुल गांधी खुद जिनके नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है, तो दूसरे लड़कों को पार्टी में शामिल करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहे हैं और जो उनके मुलाकात है उसको भी छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल मेल मुलाकात का नहीं, क्योंकि वो तो सियासत का हिस्सा है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस का ये चुनावी समीकरण बड़ा उलटफेर करने का मादा रखता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकोर की तिकड़ी गुजरात में उसके 22 साल के वनवास को दूर कर सकती है। गुजरात में पटेल समुदाय का वोट करीब 20% माना जाता है और हार्दिक पटेल अपने 7 पटेलों के साथ का दावा करते हैं। पाटीदारों के गढ़ सौराष्ट्र में साल 2015 में हुए जिला पंचायत के चुनाव में 11 में से 8 सीटों पर कांग्रेस की जीत भी बीजेपी की पेशानी पर बल लाने के लिए काफी है। जिग्नेश मेवानी ने दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है और गुजरात में करीब 7% एससी और एसटी करीब 15% हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस में शामिल हो चुके अल्पेश ठाकोर भी अपने साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के समर्थन का दावा करते हैं, जो गुजरात में करीब 45% हैं। तो गुजरात के अंदर व्यापारी जो नाराज है उसके सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे? आप दलितों के साथ बात करने को तैयार नहीं, उसके सवाल को आप कैसे रिजोल्व करोगे? पाटीदार नाराज है, बहनें जो सुरक्षित नहीं है गुजरात में। 24 दलित बहनों पे 2004 में बलात्कार हुआ था, जो 2014 में 300% इंक्रीज के साथ 74 तक पहुंचा। तो ये जो सारे गुजरात की जनता के सवाल है वो सारे सवाल हम उठाएंगे। पाटीदार के साथ साथ अन्य समाज भी जुड़ गए हैं, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है बेसिकली शिक्षित बेरोजगारी और महंगा एजुकेशन के रूट में जाती है और किसानों को जो पोषण भाव नहीं मिलता वो हमारा रूट है। हालांकि अल्पेश ठाकोर पटेलों के आरक्षण आंदोलन के विरोध में खड़े हुए। अब कांग्रेस कैसे हार्दिक और अल्पेश के समीकरण को एक साथ साधती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सियासत के शहमाद के बीच हार्दिक की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल को लेकर उठा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब हुमायूं के मकबरे पर तकरार तेज होती दिख रही है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन वसीम रिजवी के एक बयान पर हंगामा मचना तय माना जा रहा है। वसीम रिजवी का कहना है कि हुमायूं के मकबरे को गिराकर उसे आम मुसलमानों का कब्रिस्तान बना देना चाहिए। इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट से हटाया जाए, हटाकर कब्रिस्तान घोषित किया जाए। मकबरा पहले से ही कब्रिस्तान की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो कब्र के लिए ही बना है। जिस धर्म से हुमायूं ताल्लुक रखता था उस धर्म में मकबरे की कोई मान्यता ही नहीं है। एक अकेला आदमी 35 एकड़ जमीन पर और लाखों मुसलमान कब्रों के लिए इधर से उधर भटक रहा है। ताजमहल पर तकरार तो हुमायूं के मकबरे पर महाभारत। सियासत के संग्राम के बीच अब वसीम रिजवी का ये खत हंगामा खड़ा कर रहा है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी है उस पर हंगामा मचता दिख रहा है। कहने को तो इस चिट्ठी में दिल्ली में कब्रिस्तान की किल्लत दूर करने के नाम पर हुमायूं के मकबरे को गिराने की मांग की गई है, लेकिन खत का मजमून बस इतना ही नहीं। जरा इन लाइनों को गौर से देखिए। खत में साफ साफ मुगलों को लुटेरा बताया जा रहा है। जाहिर है इस चिट्ठी पर कईयों को एतराज होगा, लेकिन वो दिखाने से पहले रिजवी का ये बयान भी सुन लीजिए। देखिए, जायज बात अगर कह दी जाए तो विवाद तो उत्पन्न हो ही जाएगा। हमने हक बात कही है। राष्ट्र की धरोहर ये नहीं हो सकती। हुमायूं एक दुष्ट शासक तो हम ज़रूर श्रेणी में मान सकते हैं, लेकिन उसको एक भारतीय नहीं मान सकते। ना देश के लिए उसने कुछ लड़ाई लड़ी हो उसको नहीं मान सकते। तो अगर उनके मकबरा टूटने वाला है वो तो उसको हम बचाए हुए हैं। हमारा पैसा लग रहा है, अगर ये विकास में खर्च होगा पैसा तो उससे लोगों को सहूलियत होगी। रिजवी का कहना है कि ऑल इंडिया राब्ताए मस्जिद और मदारिस इस्लामिया ने शिया बोर्ड को कब्रिस्तान की समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी, लेकिन अब उनके खत पर विवाद बड़ा होता दिख रहा है। ऐसी तारीखी इमारतों के सिलसिले में इस तरीके का बयानबाजी का किसी को हक और इख्तियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने मुल्क की विरासत में शामिल है। और जाहिर सी बात है, किसी भी मकबरे को गिराने की बात कहना कहीं ना कहीं आप एक बड़े तबके के मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये वसीम रिजवी कौन है ये मैं इनको नहीं जानता। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी भी स्मशान और कब्रिस्तान की बात करती है, वसीम रिजवी भी कर रहे हैं।
तो इससे क्या फर्क पड़ता है कौन सियासत कर रहा है इस मामले को लेकर के। अच्छा है कि कम से कम इन सारी चीज़ों को सियासत से दूर रखा जाए, क्योंकि आखिरी वक्त में वहाँ पर लोग जाते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। मोटिवेशन, एक पॉलिटिकल मोटिवेशन के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है, इससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बाकी जो उन्होंने कहा है हुमायूं लिटरा था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। ऐतिहासिक तथ्यों को देश जानता है और देश में इन बातों पर चर्चा हो रही है। कब्रिस्तान की किल्लत एक बड़ी समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कब्रिस्तान बनाने के लिए जब एक ऐतिहासिक मकबरे को गिराने की बात चलेगी तो जाहिर है कि वो बात दूर तलक जाएगी। दिल्ली से हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान के हाईवे को लेकर सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और इसके तहत नए नेशनल हाईवे बनाने के अलावा अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा भी किया जाएगा और इसके साथ ही इसमें बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी वाले काम भी किए जाएंगे। इसके जरिए आपको बता दें कि एक नेशनल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट कई चरण में होगा और पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 2000 किलोमीटर की रोड पहले चरण में बनाई जाएगी। फिलहाल देश में 82 हाईवे हैं, इसमें 34,000 करोड़ का निवेश होना है। पहले फेज में 9 हाईवे के 680 किलोमीटर को चुना गया है। इस पर करीब 6,258 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। $8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और 2018 दिसंबर तक ये पूरे प्रोजेक्ट शुरू करने की हमारी कोशिश होगी। करीब 25,000 किलोमीटर के डीपीआर हमने लगभग बना लिए हैं। 9,000 किलोमीटर के डीपीआर के ऑर्डर हुए हैं और जल्दी हम इसको पूरा करेंगे। ये प्रोजेक्ट करने के पहले हमने स्टडी किया, रिसर्च किया। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ने इलेक्ट्रॉनिक्स के अत्याधुनिक तंत्रों का उपयोग करके जीपीएस से लेकर सैटेलाइट से लेकर उसका अध्ययन किया। टूरिज़्म, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, इन सब का अध्ययन किया। इसके कारण अभी 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ 4 लेन से जोड़ा गया था। भारतमाला के बाद 550 डिस्ट्रिक्ट, 250 डिस्ट्रिक्ट बढ़ेंगे। जिन लोगों के पास अब तक आधार कार्ड नहीं है उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी स्कीमों और सब्सिडी के लिए आधार जरूरी करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 सदस्यों की बेंच को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है। यह मियाद इसी साल दिसंबर के महीने में खत्म हो रही थी, इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई एक दिल दहला देने वाली तस्वीर, जहां पर 22 साल से एक बेटा जानवरों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है और मां इतनी बेबस है कि ना चाहकर भी अपने जिगर के टुकड़े को बांध कर रखने के लिए मजबूर हो गई है। इसकी वजह है क्वाड्रिपरिसिस नाम की एक बीमारी। एक अंधेरा कमरा है, एक सिसकती माँ है और एक मजबूर बेटा जो पिछले 22 सालों से यूं ही रेंगते रहने को मजबूर है। रुद्रप्रयाग से आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। कहने को तो पंकज 22 साल का युवक है, लेकिन ना अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, ना उसके हाथों में इतनी ताकत है कि किसी चीज को पकड़ सके। इसलिए मजबूर है यूं ही रेंगते रहने को। माँ की मजबूरी है उसको इस तरह से रखना, क्योंकि उसके पिता नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है। तो बस मैंने एक परिवार को बोल दिया, उस बच्चे को ही नहीं, और मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे की देखभाल हो जाए। तो मैंने अपने को ये कमिट किया कि जब तक ये बच्चा जिंदा है मैं उसकी देखभाल करूंगी, माँ के साथ, उसकी माँ के साथ। पंकज की इस हालत के जिम्मेदार हैं क्वाड्रिपरिसिस नाम की एक बीमारी। क्वाड्रिपरिसिस नाम की बीमारी एक तरह का मांसपेशियों का कुपोषण है। इसमें हाथ और पैर इतने कमजोर हो जाते हैं कि इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। बताया जाता है कि पंकज की ये बीमारी लाइलाज है और इसलिए अब उसे यूं ही अपनी जिंदगी के बाकी दिन भी काटने होंगे। डॉक्टरों की टीम ने जांच की है, उसके अनुसार उस बच्चे की जो बीमारी है उसको ठीक नहीं किया जा सकता है और उसकी जो स्टिफ रिजिडिटी इतनी है उसकी बॉडी में कि उसको अगर छोड़ा जाएगा तो वो बच्चा कहीं भी गिर सकता है, खिसक के सड़क के। बेटा बीमार है और माँ मजबूर, लेकिन उसकी जुबान पर सियासत से एक फरियाद जरूर है।
कि अगर उसकी इस लाचारी पर सरकार मदद का मरहम लगा दे तो शायद जिंदगी की दुश्वारियां कुछ कम हो जाएं। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज नेशन। राजधानी दिल्ली में 48 घंटे में 6 मर्डर से सनसनी मच गई है। शालीमार बाग में तो बदमाशों ने कार का पीछा कर एक परिवार पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। ये दिल्ली में बेखौफ बदमाशों की करतूत के निशान हैं। 1 साल के मासूम के सामने बदमाशों ने उसकी मां को गोली मार दी और छलनी कर दी परिवार की खुशियां। बताया जा रहा है कि शालीमार बाग इलाके में एक महिला कार से अपने पति और 1 साल के बच्चे के साथ गुरुद्वारे से घर लौट रही थी। तभी कुछ बदमाशों ने गाड़ी का पीछा किया और फिर गाड़ी ओवरटेक कर गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने महिला के पति को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर लगातार कार के अंदर फायरिंग की, जिसमें पति और 1 साल का बच्चा तो बच गया, लेकिन प्रिया मेहरा की मौत हो गई। ये जेल रोड के आगे जो रेड लाइट है वहाँ से वो तो बंद है, थोड़ा आगे से यू टर्न करके आते हैं। जैसे ही यू टर्न किया उन्होंने आगे गाड़ी आगे लगा दी। गाड़ी आगे लगा के उन्होंने शीशे पे उससे वो मारा उसको, तो शीशा टूट गया। फिर उन्होंने गोली वाले निकाल के जैसे की तो ये हमारे पंकज मैनर उन्होंने उसको पकड़ लिया तो उन्होंने गोली मारी, वो सीधा शीशे पे लगी, वो परला वाला शीशा टूट गया। फिर तो उन्होंने रिवॉल्वर छोड़ी नहीं, फिर वो दूसरा उन्होंने दोबारा चलाई तो उसके यहाँ लग गई। 1 साल के मासूम की मां की हत्या से परिवार गम में डूबा है। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। शालीमार बाग थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक वारदात की वजह आपसी रंजिश हो सकती है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमलावर कौन थे और उन्होंने किस मकसद के तहत इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े किए हैं और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पुलिस आपसी रंजिश के एंगल को भी लेकर तफ्तीश कर रही है। वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार पुलिस और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। परिवार के मुताबिक गोली लगने की हालत में महिला को अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसका समय पर इलाज शुरू नहीं किया। पुलिस आई नहीं, कहते पेशेंट आया उसको उन्होंने देखा ही नहीं, वो सो रहा है। डॉक्टर आराम से कहता पुलिस आएगी तो मैं हाथ लगाऊंगा। और 3 घंटे हो गए, पुलिस भी आ गई, तब तक उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, एक कॉटन का ब्लड भी नहीं उसका क्लीन किया। और डॉक्टर अब पुलिस आ गई है तो वो कह रहे कि बंदा खत्म है। राजधानी दिल्ली में 3 दिन के अंदर ये हत्या की 6ठी वारदात थी, जिसने दिल्ली में कानून की व्यवस्था और सुरक्षा पर फिर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली से रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं योगी सरकार के एक विधायक की दबंगई का वो वीडियो, जिसमें नेताजी एक अफसर को धमका रहे हैं। यूपी के बागपत से बीजेपी के विधायक योगेश धामा पर डीसीओ को धमकाने का आरोप लगा। विधायक पर इल्जाम है कि उन्होंने सारी हदें पार करते हुए डीसीओ का मोबाइल छीन लिया और डीसीओ पर समाजवादी पार्टी का एजेंट होने का आरोप भी लगा दिया। तुम अपने आप को मान क्या रहे हो? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। विधायक जी मैं कुछ नहीं, तुम्हारे किससे तुम सोच रहे हो कि मंत्री से या उससे तुम्हारा या जो हम कहेंगे वो होगा। पागल बैठे हैं लोग, पूरा जिला परेशान कर दिया। एक आदमी पूरा जिले की 4 परेशान है।